मैंने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपने घर का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। 17 की उम्र तक मैंने हमारे फैमिली एंटरप्राइज को 10 बिलियन युआन की कंपनी बना दिया था। 19 साल की उम्र में पूरे ग्रुप का सबसे कोर बिजनेस मेरे हाथ में था। लेकिन जिस दिन मेरा और मेरे जुड़वां बड़े भाई जी यांग का 20वां बर्थडे बैंक्वेट था, उसी दिन जी ग्रुप की पूरी पावर हैंडओवर होनी थी। और उस दिन मेरे दादाजी ने परिवार के मुखिया की पहचान मानी जाने वाली कीमती रोजवुड सील उस निकम्मे बड़े भाई को दे दी, जिसे बस खाना, पीना और मौज मस्ती करना आता था। मैंने अपनी आंखों से उसे गर्व से वह सील लेते देखा। उसने मेरे कंधे पर नकली प्यार से हाथ भी रखा और मेरी मंगेतर लियू रोयान शर्माते हुए उसके सामने वाइन लेकर टोस्ट करने पहुंच गई। तभी मुझे समझ आया, इन लोगों के लिए मेरी काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं थी। वे सिर्फ उस तथाकथित सबसे बड़े वैध पोते को महत्व देते थे। अगर ऐसा ही था तो मेरा उसी वक्त अपनी इनहेरिटेंस छोड़ देना और अपने हाथों से बनाई हुई पूरी कोर टीम को साथ लेकर निकल जाना बिल्कुल नॉर्मल था। जी परिवार के पुराने मंशन के बैंक्वेट हॉल में लगे क्रिस्टल क्रिस्टलियर चमकदार रोशनी बिखेर रहे थे। वह रोशनी हर चेहरे को इतना चमका रही थी कि सबकी मुस्कानें नकली और धुंधली लग रही थीं। आज मेरा और मेरे भाई जी यांग का 20वां जन्मदिन था और आज ही जी ग्रुप की सारी पावर ऑफिशियली ट्रांसफर होनी थी। मैं जी यान बचपन से ही हेयर बनने के लिए ट्रेन किया गया था। हर किसी को यकीन था कि आज रात दादाजी फैमिली हेड की पोजीशन मुझे सौंपेंगे। मैं हाथ में वाइन ग्लास लिए, होठों पर एक परफेक्ट पॉलिट स्माइल रखे, हर तरफ से मिल रही बधाइयां स्वीकार कर रहा था। मैं एक एक करके लोगों से हाथ मिलाता गया, लेकिन मेरी नजरें बार बार मुख्य सीट पर बैठे दादाजी पर ही जा रही थीं। उन्होंने गहरे लाल रंग का टैंक सूट पहना हुआ था और वह पूरी तरह एनर्जेटिक दिख रहे थे। उनके हाथ में एक गहरे रंग का लकड़ी का बॉक्स था, जिसे वह धीरे धीरे सहला रहे थे। उस बॉक्स के अंदर जी फैमिली की सील रखी थी। मेरी चौथी बुआ स्टेज पर खड़ी होकर काफी जोश के साथ ओपनिंग स्पीच दे रही थीं। पूरा माहौल धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंच चुका था। फिर आखिरकार दादाजी खड़े हो गए। पूरे हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपना गला साफ किया और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आज मेरे दोनों पोतों का 20वां जन्मदिन है और आज वह दिन भी है जब इस बूढ़े आदमी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वह थोड़ा रुके। उनकी नजर पूरे हॉल में घूमी और आखिर में आकर मुझ पर टिक गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स फीलिंग थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया। मेरा दिल हल्का सा तेज धड़कने लगा। फिर उन्होंने कहा, हमारे जी परिवार के नियम के अनुसार फैमिली हेड की पोजीशन सबसे बड़े वैद पोते को दी जाएगी। मेरा दिल जैसे एकदम नीचे गिर गया। सबसे बड़ा वैद पोता मैं और जी यांग ट्विंस थे, लेकिन वह मुझसे सिर्फ 3 मिनट पहले पैदा हुआ था। सिर्फ उन 3 मिनटों की वजह से पिछले 20 सालों की मेरी सारी मेहनत हवा में उड़ने वाली थी। मैंने देखा कि दादाजी ने वह लकड़ी का बॉक्स खोला। उन्होंने अंदर से वह भारी सील निकाली और फिर वह मुझे पार करके सीधे मेरे बगल में खड़े जी यांग के पास चले गए। जी यांग के चेहरे पर हमेशा की तरह बेपरवाह और केयरलेस एक्सप्रेशन था। दादाजी ने सील उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी यांग, आज से तुम जी परिवार के मुखिया हो। तुम जी ग्रुप के चेयरमैन भी हो। याद रखना, तुम सबसे बड़े पोते हो। तुम्हें यह जिम्मेदारी संभालनी होगी। जी यांग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। फिर उसके चेहरे पर पागलपन भरी खुशी फैल गई। उसने लगभग झपट कर वह सील ले ली। थैंक यू ग्रैंडफादर। मैं जरूर आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। हर किसी की नजर सर्च लाइट की तरह मेरे चेहरे पर टिक गई। कुछ नजरों में सिंपैथी थी, कुछ में क्यूरियोसिटी, और कुछ लोग तो खुलकर मेरी हालत का मजा ले रहे थे। मेरे चेहरे की मसल्स अकड़ चुकी थीं। मेरे लिए वह फॉर्मल स्माइल बनाए रखना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। तभी अचानक एक बेहद साफ आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंज उठी, जीत गया। मैंने झटके से सिर उठाकर जी यांग की तरफ देखा। वह सील को हवा में उठाए खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड और एरोगेंस साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके होंठ कुछ और कह रहे थे। छोटे भाई, आगे भी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। यह आवाज उसके मन की आवाज थी। मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं किसी के इनर थॉट्स सुन सकता हूँ। शायद उस वक्त की एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन और एंगर ने मेरे अंदर छिपी कोई एबिलिटी जगा दी थी। जी यांग मेरे पास आया और जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारा। उसके हाथ में ताकत कम और दिखावा ज्यादा था। फिर मैंने उसके मन की आवाज सुनी, इसका चेहरा देखो, बिल्कुल मरे हुए आदमी जैसा चेहरा बना रखा है। हंसी आ रही है। बचपन से बड़ा शरीफ और केपेबल बनने का नाटक करता था, जैसे पोजीशन इसी की पक्की हो। थू। उस बूढ़े के दिल में सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ही हूं। मेरे नाखून हथेली में गहराई तक धंस गए। उसी वक्त मेरी मंगेतर लियू रुयान हाथ में वाइन ग्लास लिए बेहद ग्रेसफुल तरीके से जी यांग की तरफ बढ़ी। उसने वही एक्सपेंसिव कस्टम मेड ड्रेस पहनी हुई थी जो मैंने उसके लिए ऑक्शन में खरीदी थी। उसके गालों पर हल्की शर्म भरी लालिमा थी और आंखों में अजीब चमक। भाई जी यांग, कंग्रेचुलेशंस। आगे से मैं आपको एक टोस्ट देना चाहती हूँ। उसने एक बार भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। और फिर मैंने उसके मन की आवाज सुनी। अच्छा हुआ मैंने जीयान को कभी नहीं बताया कि ट्विंस में हमेशा बड़े वाले को चुनना चाहिए। जीयान ज्यादा कैपेबल हो तो क्या हुआ,
जी, फैमिली जैसे पुराने और रेडिड परिवार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बर्थ ऑर्डर की ही होती है। अच्छा हुआ मैंने गलत टीम नहीं चुनी। अब मैं जी ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ बनूंगी। तो यह बात थी। इन सभी लोगों की नज़रों में मेरी सारी वैल्यू उन मजाक जैसे 3 मिनटों से भी कम थी। रूल्स, ट्रेडिशन, ये सब बस मीडियोकर लोगों को बचाने और टैलेंटेड लोगों को दबाने के एक्सक्यूजेस थे। मैंने देखा कि जी यांग ने एक ही घूंट में लियू रोयान का दिया हुआ वाइन पी लिया। फिर उसने जानबूझकर अपनी उंगलियों से उसके हाथ के पीछे हल्का सा स्पर्श किया। मैंने दादाजी को संतुष्टि से अपनी दाढ़ी सहलाते देखा। चारों तरफ से जी यांग की तारीफों की लाइन लग गई, जैसे मैं वहां कोई इंसान नहीं, बस एक इरेलेवेंट बैकग्राउंड कैरेक्टर था। मेरे दिल में उठ रही आग ने मेरी बची हुई आखिरी समझ भी जला डाली। मैंने अपनी बंद मुट्ठी ढीली की और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मेरी हंसी तेज नहीं थी, लेकिन वह शांत झील में गिरे एक पत्थर की तरह थी। उसके साथ ही पूरे हॉल का शोर रुक गया। मैंने माइक्रोफोन उठाया और स्टेज की तरफ बढ़ गया। लाइट्स फिर से मुझ पर फोकस हो गईं। मैंने जानबूझकर बड़े भाई शब्द पर जोर दिया। दादाजी, मेरे बड़े भाई को जी परिवार का मुखिया बनने पर बधाई। दादाजी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जी यांग के चेहरे पर तमाशा देखने वाली मुस्कान थी। देखता हूं ये कब तक एक्टिंग कर पाता है। मैंने पूरे हॉल पर नजर डाली। मेरी आवाज साफ और फर्म थी। जब जी परिवार सबसे बड़े वैद पोते के नियम को इतना मानता है तो मुझे छोटे ट्विन को भी अपनी जगह समझनी चाहिए। मैं, जियान, इस वक्त सबके सामने अनाउंस करता हूं कि मैं स्वेच्छा से जी परिवार की इनहेरिटेंस छोड़ रहा हूं और मैं जी ग्रुप से बिना कुछ लिए जा रहा हूं। मेरे इतना कहते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। दादाजी अचानक खड़े हो गए। उन्होंने कांपते हाथ से मेरी तरफ इशारा किया। तुमने क्या कहा? नालायक। मैंने उन्हें इग्नोर किया और आगे कहा, इसके अलावा नेविगेशन प्लान और उसका सिस्टम, जिन्हें मैंने खुद बनाया और पूरी तरह मैनेज किया है, उनके सारे प्रोजेक्ट डेटा, क्लाइंट रिसोर्सेज और अगले 3 साल की डेवलपमेंट प्लानिंग मेरी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसलिए उन प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने वाले लोग भी मेरे साथ जाएंगे। यह कहकर मैंने माइक्रोफोन नीचे फेंका और मुड़कर चल दिया। जी यांग के पास से गुजरते वक्त मैंने उसकी घबराई हुई इनर वॉइस सुनी। क्या ये लोगों को भी साथ ले जाएगा? ये नेविगेशन प्लान क्या बकवास है? क्या वह कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं था? नहीं, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिर्फ उसे ठंडी नजर से देखा। फैमिली हेड, कृपया अपनी डिग्निटी बनाए रखिए। मेरे पीछे बैंक्वेट हॉल के दूसरे कोने में एक यंग मैन सूट पहने खड़ा हुआ। वह मेरा सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट लिन जोऊ था। उसने अपनी चेयर से कोट उठाया और पीछे बैठी 2 टेबल्स की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, प्रेसिडेंट जी जा चुके हैं। हम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना सामान समेटो, कल नए ऑफिस में रिपोर्ट करना है। जी, प्रेसिडेंट लिन। उन दोनों टेबल्स पर बैठे 20 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े हो गए। वे जी ग्रुप के टेक्निकल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के सारे कोर मेंबर्स थे। वे मेरे पीछे पीछे बिना एक बार पलटे बाहर की तरफ चल दिए। पूरे बैंकेट हॉल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। वहां सिर्फ मेरा निकम्मा भाई रह गया था, जिसके हाथ में वह सील अब जलते हुए लोहे जैसी लग रही थी, और दादाजी का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। मैं जी परिवार के पुराने मैंशन से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा ने बैंकेट हॉल के अंदर फैली उस घुटन भरी परफ्यूम की स्मेल को उड़ा दिया। लिन झोउ तेज कदमों से मेरे पास आया और मेरे कंधों पर कोट डाल दिया। प्रेसिडेंट जी, गाड़ियां तैयार हैं। मैंने सिर हिलाया और कार की बैक सीट में बैठ गया। मेरे पीछे मेरी कोर टीम के 20 से ज्यादा लोग अलग अलग कार्स में बैठ गए। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने अपने एक्शन से साफ बता दिया था कि वे किसके साथ खड़े हैं। मैंने इन लोगों को ग्रेजुएशन सीजन में देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज से पर्सनली रिक्रूट किया था। मैंने उन्हें खुद ट्रेन किया था। हमने साथ में अनगिनत रातें बिना सोए बिताई थीं। हमने काउंटलेस मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व की थीं। हमारे बीच का ट्रस्ट कब का एक नॉर्मल बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुका था। कार्स धीरे धीरे उस अमीरों वाले इलाके से बाहर निकल गईं। मैं रियर व्यू मिरर में जी परिवार के मैंशन को छोटा होता देख रहा था। वह जगह कभी मुझे अपना घर लगती थी। तभी मेरा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। दादाजी का कॉल था। मैंने तुरंत कॉल कट किया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके तुरंत बाद जी यांग का कॉल आया। मैंने कॉल रिसीव कर लिया। जी यान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुरंत वापस लौट कर आओ। फैमिली हेड जी, अपनी भाषा संभालिए। हम अब भाई नहीं हैं। अब हम सिर्फ बिजनेस राइवल्स हैं। राइवल्स? जी यांग गुर्राया। तुम मेरे राइवल बनने के लिए रखते क्या हो? मत भूलो, सब्जी परिवार का पैसा था। मैंने उसकी बात पूरी कर दी। वह गुस्से से बोला, मैंने दादाजी से तुम्हारे सारे कार्ड्स बंद करवा दिए हैं। अब देखता हूं तुम उस पूरी टीम को कैसे खिलाओगे। याद दिलाने के लिए थैंक्स, मैंने आराम से कहा। लेकिन मुझे लगता है अपनी एबिलिटी से कमाए हुए बोनसेस और इन्वेस्टमेंट से मिले रिटर्न्स मेरे लिए नया बिजनेस शुरू करने के लिए काफी हैं। यह कहकर मैंने कॉल काट दिया। जी यांग नहीं जानता था कि 18 साल की उम्र से ही मैं अपने प्रोजेक्ट बोनसेस और खाली समय में किए गए पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स से काफी बड़ी स्टार्टअप फंड बना चुका था। मैंने कभी अपनी सारी उम्मीद किसी दूसरे इंसान पर नहीं रखी, चाहे वह अपना परिवार ही क्यों ना हो। और अब साबित हो चुका था कि मैं सही था। कुछ ही देर बाद लियू रोयान का कॉल भी आ गया। आह यान, प्लीज इम्पल्सिव मत बनो।
मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन दादाजी बूढ़े हैं। तुम उन्हें इतना परेशान नहीं कर सकते। वापस आकर उनसे सॉरी बोल दो। ये मामला अभी भी ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है? मैंने ठंडी आवाज में कहा। लियू रुयान, जब तुम अभी थोड़ी देर पहले जियांग को टोस्ट दे रही थीं, तब तुम्हारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। फोन के दूसरी तरफ वो एकदम चुप हो गई। फिर वह हकलाते हुए बोली, मैंने तो बस माहौल शांत करने के लिए ऐसा किया था। तुम जानती हो कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। सच में? मैंने कहा। तो अब अपने दिल में उस इंसान को नए जी फैमिली हेड से रिप्लेस कर लो। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैंने कॉल काट दिया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। आखिरकार दुनिया शांत हो गई। लिन जोऊ ने सामने वाली सीट से मुझे एक टैबलेट दिया। प्रेसिडेंट जी, यह नेविगेशन प्लान का फॉलोअप प्रपोजल है, जिसे हमारी टीम ने रात भर में तैयार किया है, और इसमें नई कंपनी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस भी है। कृपया इसे देख लीजिए। मैंने टैबलेट लिया। स्क्रीन पर भरे हुए डेटा और डॉक्यूमेंट्स को देखते ही बिट्रेयल की वजह से जमा हुआ मेरा दिल थोड़ा गर्म हो गया। कंपनी का नाम होगा शिनकी टेक्नोलॉजी। लिन जोऊ की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा नाम है, एक नई शुरुआत। उसी रात हमने सिटी सेंटर में एक पूरी ऑफिस फ्लोर रेंट पर ले ली। अगली सुबह जब जी ग्रुप के एम्प्लॉयज को पता चला कि टेक्निकल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे कोर मेंबर्स एक साथ गायब हो चुके हैं, तो पूरी कंपनी में केओस मच गया। जी यांग चेयरमैन के ऑफिस में बैठा था। उसके सामने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स अर्जेंट रिपोर्ट्स दे रहे थे। उसका सिर घूम चुका था। क्या? फेंगहुआ कंपनी के साथ वाला कोऑपरेशन प्रोजेक्ट आज सबमिट होना है ना? उसका पर्सन इंचार्ज कहाँ है? वह कल जी यान के साथ चला गया। और चेंगसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का ऑनलाइन प्रमोशन, वह अगले हफ्ते लॉन्च होना है। उस प्रोजेक्ट का मार्केटिंग मैनेजर ली, वह भी चला गया। मैंने जी ग्रुप के अंदर मौजूद अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स के जरिए उस मीटिंग रूम की सारी बातें रियल टाइम में सुनी। जी यांग गुस्से से चिल्लाया, वे सारे एहसान फरामोश। जी यान ने उन सबको ऐसा कौन सा जादू पिला दिया? चले गए तो चले गए। क्या किसी के जाने से धरती घूमना बंद कर देगी? नए लोग हायर करो, जितना पैसा लगे लगाओ, मार्केट से टैलेंट पोच करके लाओ। जल्द ही जी ग्रुप का एचआर डिपार्टमेंट मार्केट में लोगों को हायर करने के लिए पागलों की तरह दौड़ने लगा। लेकिन बहुत जल्दी उन्हें एक सच्चाई समझ आ गई। जो लोग सच में कैपेबल थे, वे जी यान के छोड़े हुए मेस को संभालने के लिए जी ग्रुप आने से साफ मना कर रहे थे। सब जानते थे कि नेविगेशन प्लान मैंने अपने हाथों से बनाया था। उसके टेक्निकल बैरियर्स और मार्केट स्ट्रक्चर को मेरी कोर टीम के अलावा कोई ठीक से समझ ही नहीं सकता था। 3 दिन बाद कोर टीम के चले जाने और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाने की खबर की वजह से जी ग्रुप का स्टॉक प्राइस 10% गिर गया। जी यांग पूरी तरह परेशान हो चुका था। और उधर हमारी शिनकी टेक्नोलॉजी ऑफिशियली रजिस्टर हो चुकी थी। शिनकी टेक्नोलॉजी के ओपनिंग डे पर कोई ग्रैंड सेरेमनी नहीं हुई। बस हम 20 से ज्यादा फाउंडिंग एम्प्लॉयज अपने नए ऑफिस में खड़े थे। हमने शैंपेन की एक बॉटल खोली। मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब तक हम जी ग्रुप के लिए मार्केट जीतते आए हैं, लेकिन आज से हम अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे। सभी ने एक साथ अपने ग्लासेस उठाए। उनकी आंखों में उम्मीद और डिटर्मिनेशन चमक रहा था। ये लोग टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के टॉप टैलेंट्स थे। जी ग्रुप के रिजिड मैनेजमेंट सिस्टम से निकलने के बाद उनकी क्रिएटिविटी पूरी तरह अनलॉक हो चुकी थी। हमारा पहला मिशन था नेविगेशन प्लान के कोर प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज्ड और अपग्रेड करना। वह एक बिल्कुल नया स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम था और हम उसे तय समय से पहले मार्केट में लॉन्च करने वाले थे। यह प्रोडक्ट पहले जी ग्रुप की साल के दूसरे हाफ की सबसे बड़ी रिलीज होने वाला था, लेकिन अब यह शिनकी टेक्नोलॉजी का पहला बड़ा अटैक बनने वाला था। उधर जी ग्रुप पूरी तरह खिचड़ी बन चुका था। जी यांग ने बहुत ऊंची सैलरीज देकर जिन तथाकथित एक्सपर्ट्स को हायर किया था, वे नेविगेशन प्लान के अधूरे कोड को देखकर पूरी तरह हेल्पलेस हो गए। मीटिंग में वे जी यांग के सामने बड़े बड़े दावे करने लगे। मैंने अपनी इंटरनल कॉन्टैक्ट से भेजी गई रिकॉर्डिंग सुनी तो हंसी रोक नहीं पाया। उन्हें कोड समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसे गार्बेज कहना शुरू कर दिया और जी यांग जैसा कंप्लीट क्लाउन उनकी बातों पर विश्वास भी कर बैठा। ठीक है, जी यांग चिल्लाया, सब कुछ शुरू से बनाओ। मैं उन लोगों को दिखाऊंगा कि असली जीनियस कौन है। और बस जी यांग ने एक साइन करके नई टीम का प्रपोजल अप्रूव कर दिया। उसने हमारे लगभग 90% कंप्लीट रिजल्ट्स को छोड़ दिया और प्रोजेक्ट को जीरो से शुरू करने का फैसला कर दिया। उस एक फैसले की वजह से जी ग्रुप को इस प्रोजेक्ट में कम से कम कई करोड़ युआन का एक्स्ट्रा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट झेलना पड़ता और साथ ही कम आधा साल भी बर्बाद होता। दादाजी भले ही अब फ्रंट लाइन से हट चुके थे, लेकिन कंपनी के अंदर होने वाली हर हलचल की खबर उन तक पहुंच जाती थी। उन्होंने जी यांग को पुराने मंशन बुलाया और बुरी तरह डांटा। नालायक, क्या तुम्हें पता भी है कि सब कुछ शुरू से बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साल के पहले हाफ में हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी, दादाजी, उन नए एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि जी यान जो छोड़कर गया है वह बस दिखावटी और खोखला सिस्टम है। आप हमेशा यही क्यों सोचते रहते हैं कि जी यान हर चीज में परफेक्ट है? वह अब हमारा दुश्मन है। फिर मैंने उसके मन की आवाज सुनी। यह बूढ़ा कितना बायस्ड है।
इतना सब हो जाने के बाद भी जी यान को बचा रहा है। मुझे कुछ करके दिखाना होगा। मुझे इसे बताना होगा कि सही कौन है। आखिरकार दादाजी उसे नहीं मना पाए। उन्होंने बस एक लंबी सांस ली और उसे अपनी मर्जी करने दी। और मैंने उसी दुर्लभ टाइम गैप का पूरा फायदा उठाया। 1 महीने बाद शिनकी टेक्नोलॉजी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट किया। मैं स्पॉटलाइट्स के नीचे खड़ा था। मैंने मीडिया और पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स के सामने हमारे स्मार्ट होम सिस्टम को पर्सनली प्रेजेंट किया। क्यूमिंग सिस्टम आपकी जिंदगी को पूरी तरह रिडिफाइन कर देगा। ये सिर्फ एक कंट्रोलर नहीं है, यह एक इंटेलिजेंट बटलर है जो आपको समझता है। क्यूमिंग का एक्सपीरियंस मार्केट में मौजूद हर सिमिलर प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा स्मूथ था। इसका डिजाइन ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली था और इसकी कंपैटिबिलिटी बेहद पावरफुल थी। लॉन्च होते ही छिमिंग ने पूरे टेक वर्ल्ड में धमाका कर दिया। प्रोडक्ट लॉन्च के दिन ही हमने देश की 3 टॉप होम फर्निशिंग कंपनीज के साथ स्ट्रैटेजिक कू एंड ऑपरेशन एग्रीमेंट्स साइन कर लिए। कुल ऑन ऑर्डर्स की वैल्यू 50 मिलियन युआन से भी ज्यादा थी। सिंकी टेक्नोलॉजी एक ही बैटल में फेमस हो गई। हमारे ऑफिस के फोन्स लगभग लगातार बजते रहे और उस वक्त तक जी ग्रुप अपने नए प्लान का सिर्फ शुरुआती फ्रेमवर्क ही तैयार कर पाया था। जब जी यांग ने न्यूज में मुझे कॉन्फिडेंस से भरा देखा, जब उसने क्यूमिंग सिस्टम के वे सारे फीचर्स देखे जिन्हें देखकर उसकी आंखें चकरा गईं, तो वह इतना भड़क गया कि उसने ऑफिस में रखा अपना फेवरेट एंटीक वेज तोड़ दिया। अब उसे समझ आया, जिन तथाकथित एक्सपर्ट्स पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया था। जिसे वह गार्बेज समझ रहा था, वह एक्चुअली ऐसा गोल्ड था जो पूरे मार्केट को बदल सकता था। और उसने अपने हाथों से वह गोल्ड कूड़ेदान में फेंक दिया था। जी ग्रुप का स्टॉक प्राइस फिर से क्रैश हो गया। बोर्डरूम में वे अनल्स एंड एल्डर्स जो पहले दादाजी को सपोर्ट करते थे, अब शिकायतें करने लगे। ओल्ड चेयरमैन, देखिए यह क्या हो गया है। जियान के जाने के बाद कंपनी और नए बिजनेसेस लगभग पैरालाइज हो चुके हैं और अब वह हमारे प्रोजेक्ट को लेकर हमारा कॉम्पिटिटर बन गया है। यह कैसा तमाशा है। दादाजी मुख्य सीट पर बैठे थे। उनका चेहरा इतना डार्क हो चुका था कि जैसे उससे पानी टपक पड़े। जी यान, वह बदमाश, उसके पंख निकल आए हैं। अब वह हम पर ही पलटकर हमला कर रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था, यह तो अभी सिर्फ शुरुआत थी। खिमिंग सिस्टम की सक्सेस ने शिंकी टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री में मजबूती से खड़ा कर दिया। हमने मोमेंटम को वेस्ट नहीं किया। हमने तेजी से मार्केट एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। 3 महीने से भी कम समय में हमने देश के हाई एंड स्मार्ट होम मार्केट का 30% शेयर हासिल कर लिया। कंपनी की वैल्यूएशन रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी और जी ग्रुप एक ऐसी क्राइसिस में फंस चुका था जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जी यांग घबरा गया। उसने हर फील्ड में बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया। वह किसी भी तरह नया ग्रोथ पॉइंट ढूंढना चाहता था। एक दिन उसने किसी सेल्फ प्रोक्लेम्ड मास्टर की बात मान ली, जिसने कहा कि मेटावर्स ही फ्यूचर है। तो उसने वर्चुअल सोशल प्लेटफॉर्म बनाने में 100 मिलियन युआन झोंक दिए। अगले दिन उसने किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन ली, जिसने कहा कि लाइव स्ट्रीम सेलिंग सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो उसने एक नई टीम बनाने में 50 मिलियन युआन और फेंक दिए। लेकिन हर प्रोजेक्ट बुरी तरह फ्लॉप हुआ। हर इन्वेस्टमेंट में कंपनी का पैसा डूब गया। जी ग्रुप का कैश फ्लो तेजी से खत्म होने लगा। अपनी उस माइंड रीडिंग एबिलिटी की वजह से मैं उसके हर बेवकूफ फैसले को साफ महसूस कर सकता था। उसके दिमाग में कभी यह सवाल नहीं आता था कि कंपनी को बेहतर तरीके से कैसे चलाना है। वह सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढता था। अपनी वैनिटी को सेटिस्फाई करना चाहता था। अपने सेल्फिश डिजायर्स पूरे करना चाहता था। इतने बड़े ग्रुप को उसने अपनी फैंटेसीज पूरी करने का अम्यूजमेंट पार्क बना दिया था। एक दिन मैं अपने ऑफिस में फाइल्स देख रहा था, तभी एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। वह लियू रुयान की माँ का कॉल था। लियू आंटी। आह यान, मैं आंटी बोल रही हूँ। उनकी आवाज पहले से 100 गुना ज्यादा वार्म लग रही थी। कोई काम था? अरे, तुम तो अब भी आंटी से इतने फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो। आज शाम फ्री हो? मैंने तियान्वे रेजिडेंस में टेबल बुक किया है। तुम और रोयान बहुत समय से मिले नहीं हो। साथ में डिनर कर लो, थोड़ा बात कर लेना। मैं अभी जवाब भी नहीं दे पाया था कि मैंने उनके मन में दबाई हुई एक्साइटमेंट सुन ली। यह लड़का अब राइजिंग स्टार बन चुका है। शिनकी टेक्नोलॉजी की वैल्यूएशन तो जी ग्रुप के करीब पहुंच गई है। रोयान कितनी बेवकूफ है। इसने जियान से ब्रेकअप कैसे कर लिया? मुझे जल्दी से दोनों का पैचअप करवाना होगा। इनकी शादी हो गई तो शिनकी टेक्नोलॉजी का आधा बिजनेस प्रैक्टिकली हमारे लियू परिवार का हो जाएगा। वाह, क्या शानदार कैलकुलेशन थी। मैं हल्का सा हंसा। नहीं, मेरा और लियू रोयान का अब कोई रिश्ता नहीं है और मैं बहुत बिजी हूं। ऐसा मत कहो। आह यान, रोयान के दिल में हमेशा तुम ही रहे हो। उसने पिछली बार तुमसे ब्रेकअप सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जी यांग ने उसे मजबूर किया था। वह एक लड़की है। वह जी यांग जैसे आदमी से कैसे लड़ सकती थी? उसकी भी मजबूरी थी। सच में? मैंने पूछा। उसकी मजबूरी क्या थी? क्या उसे यह दुख था कि वह जल्दी चेयरमैन की वाइफ नहीं बन पाई? फोन के दूसरी तरफ तुरंत सन्नाटा छा गया। शायद लियू आंटी ने नहीं सोचा था कि मैं इतनी सीधी बात बोल दूंगा। कुछ सेकंड बाद वह ऑकवर्ड तरीके से हंसी। आह यान, तो, तो तुम जरूर कुछ गलत समझ रहे हो। मैं गलत समझ रहा हूं या नहीं, यह आप और आपकी बेटी अच्छी तरह जानते हैं।
आगे से मुझे कॉल मत कीजिए, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि लियू ग्रुप का स्टॉक प्राइस भी जी ग्रुप की तरह बुरा नहीं दिखेगा। मैंने सीधे कॉल काट दिया। ऐसे लोगों के सामने पोलाइट बनना सिर्फ टाइम वेस्ट करना था। जो लोग पावर और पैसे के पीछे भागते हैं, उनके लिए सिर्फ डायरेक्ट थ्रेट ही काम करता है। और सच में, उस दिन के बाद लियू परिवार ने मुझे दोबारा परेशान नहीं किया। लियू रुयान की जिंदगी भी आसान नहीं रही। जी यांग बाहर पार्टीज, शराब और अय्याशी में लगा हुआ था। वह उसे अपने बैकअप ऑप्शन को कब का भूल चुका था। लियू परिवार ने गलत टीम चुन ली थी, इसलिए उनके सोशल सर्कल में उनकी पोजीशन भी तेजी से गिर गई। मैंने सुना कि लियू रुयान ने कई बार अलग अलग बैंकेट्स में मेरे पास आने की कोशिश की, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे हर बार बाहर ही रोक दिया। मैंने उसे एक नज़र देखने की ज़रूरत भी नहीं समझी। कुछ लोग अगर ज़िंदगी से चले जाएं तो हमेशा के लिए चले जाते हैं, और मेरे पास ऐसे बोरिंग लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करने का कोई रीज़न नहीं था। मेरा असली लक्ष्य उस पुराने, सड़े हुए और ज़िद्दी जी ग्रुप को पूरी तरह ख़त्म करना था। उस ग्रुप को जो सिर्फ ब्लड लाइन और बर्थ ऑर्डर को महत्व देता था। जी ग्रुप की फाइनेंशियल कंडीशन अब बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी थी। जी यांग के बेवकूफ इन्वेस्टमेंट्स एक बॉटमलेस पिट की तरह कंपनी का पैसा निगल रहे थे, और कोर बिजनेस के कमजोर पड़ते ही सप्लायर्स खुद कंपनी के दरवाजे पर पेमेंट मांगने पहुंचने लगे। अब जाकर जी यांग सच में घबरा गया। उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए वह फिर से पुराने मंशन भागा और दादाजी से मदद मांगने लगा। स्टडी रूम में दादाजी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रहे थे। उनके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। 6 महीने भी नहीं हुए और तुमने कंपनी का क्या हाल बना दिया है। जी परिवार की 100 साल पुरानी लेगेसी तुम्हारे जैसे बिगड़ैल के हाथों बर्बाद होने वाली है। जी यांग जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। आंखों से आंसू और नाक से पानी दोनों एक साथ बह रहे थे। दादाजी, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में गलत था। बस एक बार और मेरी मदद कर दीजिए। लास्ट टाइम आई प्रॉमिस। फिर मैंने उसके मन की आवाज सुनी। इस बूढ़े के पास जरूर कोई सीक्रेट सेविंग्स होंगी। बस ये पैसे निकाल दे तो कंपनी संभल जाएगी। कंपनी संभलते ही मैं जरूर कम बैक करूंगा। दादाजी ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। काफी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, एक और तरीका है। क्या तरीका? जी यांग ऐसे चौंका जैसे उसे डूबते वक्त कोई लाइफलाइन मिल गई हो। जी यान के पास जाओ। दादाजी की आवाज में साफ अनविलिंगनेस थी। उसे वापस आने के लिए कहो। अगर वह लौट आया तो मैं फैमिली हेड की सील उसे दे दूंगा और तुम उसके डेप्यूटी बनकर काम करोगे। हालात यहां तक पहुंचने के बाद ही दादाजी अपना सिर झुकाने को तैयार हुए थे, लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। जी यांग ने यह सुना और तुरंत भड़क उठा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसके पास जाकर भीख मांगूं और फिर उसका डेप्यूटी बनूं? किस खुशी में? मैं सबसे बड़ा पोता हूं। मैं फैमिली हेड हूं। मैं उसके सामने सिर झुकाऊं? उससे अच्छा मैं मर जाऊं। वह होता कौन है? वह तो बस कोई जंगली बच्चा है जिसे मेरे माँ बाप कहीं से उठाकर लाए थे। रुको, जंगली बच्चा? उसकी यह इनर वॉइस मेरे दिमाग में बिजली की तरह गिरी। मैं हमेशा सोचता था कि हम ट्विन्स हैं। बचपन से लेकर आज तक हर किसी ने यही कहा था। तो क्या? मैंने तुरंत लिंजो को आदेश दिया कि वह अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल करे। जिस हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था, वहां के उस समय के सारे रिकॉर्ड्स निकालने थे। 3 दिन बाद लिंजो मेरे ऑफिस में आया। उसने मेरी डेस्क पर एक पुराना, पीला पड़ चुका बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी रखा। उसके साथ एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी थी। बर्थ सर्टिफिकेट में मदर के सामने वही नाम था जिसे मैं अपनी मां का नाम मानता आया था, लेकिन इन्फेंट इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में सिर्फ एक नाम लिखा था, जी यांग। और डीएनए रिपोर्ट ने तो सारी बातें क्रिस्टल क्लियर कर दी। एक रिपोर्ट में जी यांग और मेरे तथाकथित माता पिता के बीच बायोलॉजिकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कंफर्म था। दूसरी रिपोर्ट में मेरे और उन दोनों के बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। तो मैं कभी जी परिवार का बच्चा था ही नहीं। मैं बस एक ऐसा बच्चा था जो जी यांग के जन्म वाले दिन ही पैदा हुआ था और जिसे वे हॉस्पिटल से अपने साथ ले आए थे। नहीं, शायद यह कोई गलती भी नहीं थी। उस समय जी परिवार के पास जितनी पावर थी, उससे किसी बच्चे को गलती से बदल देने का सच 20 साल तक छिपा रहना इम्पॉसिबल था। एक ही एक्सप्लेनेशन बचती थी। यह सब जानबूझकर किया गया था। शायद उस दिन मेरी तथाकथित माँ ने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया था, जी यांग को। वह कमजोर था, बीमार रहता था, और शायद उसके जिंदा बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी। जी परिवार अपनी रेपुटेशन बचाना चाहता था। उन्हें एक हेल्दी हेयर चाहिए था, इसलिए वे मुझे वहां से उठाकर लाए। उन्होंने दुनिया के सामने यह कहानी बनाई कि उनके ट्विन्स हुए हैं, और मैं उनका चुना हुआ बैकअप था। मुझे हेयर की तरह इसलिए ट्रेन किया गया क्योंकि जी यांग बचपन से कमजोर था। उन्हें एक प्लान भी चाहिए था। अब जी यांग बड़ा हो चुका था। ऊपर से देखने में वह बिल्कुल ठीक और हेल्दी लग रहा था, इसलिए मुझ जैसे बैकअप को सैक्रिफाइस करना आसान था। सबसे बड़े वैद पोते वाला उनका रूल बस सबसे घटिया एक्सक्यूज था। एक ऐसा एक्सक्यूज जिसके सहारे वे सब कुछ जी यांग को दे सकें और खुद को सही साबित कर सकें। मैं उस डीएनए रिपोर्ट को देखता रहा। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। 20 साल तक मुझे पाला गया,
20 साल तक मुझे सिखाया गया, लेकिन अंत में यह सब बस एक केयरफुली प्लान्ड लाई निकला। मैं जी यान शुरू से लेकर आखिर तक जी परिवार की बस एक चेस पीस था। यह सच जहरीले ब्लेड की तरह था। उसने जी परिवार के लिए मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद को भी पूरी तरह काट दिया। मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे दुख भी नहीं हुआ। मेरा दिल डरावनी हद तक शांत था। जब मेरा जी परिवार से कोई ब्लड रिलेशन था ही नहीं, तो आखिरकार जी यांग ने मजबूरी में मुझे कॉल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद भी वह काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने दांत भींचते हुए कुछ शब्द निकाले। जी यान, तुम्हारे पास टाइम है? हमें मिलना है। और उसके मन में, साला जी यान, बस मुझे पैसे मिल जाएं, फिर देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। यह इंतजार करे। मैं उसकी गालियां सुन रहा था, लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। कोई काम था? दादाजी ने कहा है कि अगर तुम वापस आकर कंपनी को इस क्राइसिस से निकाल दो तो वह तुम्हें चेयरमैन की पोजीशन दे देंगे। उसकी आवाज टूट रही थी, हर शब्द में ह्यूमिलिएशन भरी थी। मैंने जानबूझकर हैरानी जताई। तुम अपना सबसे बड़े वैद पोते वाला सिंहासन छोड़ने को तैयार हो गए? ज्यादा खुश मत हो जियान। मेरी एक बात से ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। अगर कंपनी में कोई छोटा मोटा इशू नहीं आया होता तो क्या तुम्हारी बारी आती? मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह तुम्हारा लास्ट चांस है। पहले इसे वापस बुला लेते हैं। कंपनी स्टेबल होते ही कोई बहाना ढूंढकर इसे बाहर फेंक देंगे। चेयरमैन की सीट सिर्फ मेरी हो सकती है। छोटा मोटा इश्यू? मैंने ठंडी आवाज में कहा। मेरी जानकारी के मुताबिक जी ग्रुप का डेट 20 बिलियन युआन से भी ज्यादा हो चुका है। बैंक का फाइनल अल्टीमेटम अगले हफ्ते है और तुम इसे छोटा मोटा इश्यू कह रहे हो? जी यांग की आवाज अटक गई। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोल पाया। तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊं? मैंने कहा। ठीक है। फिर मैंने अपनी शर्त रखी। एक जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाओ और वहां फाइनेंशियल मीडिया को भी इनवाइट करो। तुम और दादाजी सबके सामने फैमिली हेड की सील और चेयरमैन अपॉइंटमेंट लेटर अपने हाथों से मुझे दोगे। और उस दिन जो फैसला तुम लोगों ने लिया था उसके लिए पब्लिकली मुझसे माफी मांगोगे। तुम तुम सपना देख रहे हो? जी यांग चीखा। हम तुमसे माफी मांगे? तुम होते कौन हो? तो फिर बात खत्म। तुम्हारे पास एक हफ्ता है। जी ग्रुप की बैंकरप्टेसी लिक्विडेशन की तैयारी कर लो। यह कहकर मैंने कॉल काट दिया। मुझे पता था कि वे मान जाएंगे। दादाजी उन लोगों में से थे जिनके लिए अपनी इज्जत हर चीज से ऊपर थी। वह कभी नहीं चाहते थे कि जी ग्रुप उनके हाथों बैंकरप्सी डिक्लेयर करे और पूरा बिजनेस वर्ल्ड उन्हें हंसी का पात्र बनाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। 2 दिन बाद दादाजी ने खुद मुझे कॉल किया। उनकी आवाज बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। उसमें पहले वाली अथॉरिटी बिल्कुल नहीं थी। आह यान, तुम्हारी शर्तें हमें मंजूर हैं। इस शुक्रवार को कंपनी शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी। तुम वापस आ जाओ। फिर मैंने उनके मन की कैलकुलेशन सुनी। जब तक जी ग्रुप बच जाए, थोड़ी सी बेइज्जती से क्या फर्क पड़ता है। इसे वापस आने दो। यह कंपनी को बचा देगा। बाद में इसके खिलाफ चलने के लिए हमारे पास काफी समय होगा। आखिर यह जी परिवार में पला बढ़ा है। यह हमारे खिलाफ कितना ही कर लेगा। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जी परिवार का बच्चा, कितनी दिलचस्प बात है। ठीक है, शुक्रवार को मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। यह खबर पूरे बिजनेस सर्कल में तेजी से फैल गई। सबको लगा कि यह किसी प्रोडिगल सन के क्राइसिस में वापस आने की कहानी है। एक ऐसा ड्रामा जिसमें दोनों भाइयों का पैचअप होगा और परिवार फिर से एक हो जाएगा। हर कोई यह देखने का इंतजार कर रहा था कि मैं जियान डूबते हुए जी ग्रुप को कैसे बचाऊंगा। लेकिन वे नहीं जानते थे, मैं वहां उन्हें बचाने नहीं जा रहा था। मैं उन्हें आखिरी विदाई देने जा रहा था। शुक्रवार का दिन आ गया। जी ग्रुप हेडक्वार्टर्स में मैं एक ब्लैक सूट पहने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस फेमिलियर कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ। वहां जी ग्रुप के शेयर होल्डर्स बैठे थे। फाइनेंशियल रिपोर्टर्स भी पहुंच चुके थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। मुख्य सीट पर दादाजी बैठे थे। उनका चेहरा थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। उनके बगल में जी यांग बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा नफरत तथा अनविलिंगनेस से भरा हुआ था। मैं सीधा कॉन्फ्रेंस टेबल के दूसरे छोर पर गया, वही जगह जो चेयरमैन की सीट थी, और मैं वहां बैठ गया। सब लोग आ चुके हैं, शुरू कीजिए, मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा। दादाजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों में कई कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया। उनकी आवाज भारी और कमजोर थी। आज हमने सभी को एक जरूरी बात के लिए बुलाया है। मेरे पुराने गलत डिसीजंस और जियांग के लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी एक मुश्किल स्थिति में पहुंच गई है। वह बीच में रुक गए, जैसे अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेने की कोशिश कर रहे हों। बोर्ड के साथ चर्चा करने के बाद हमने यूनिवर्सली फैसला लिया है कि जी यान को वापस बुलाया जाए। वह जी ग्रुप के चेयरमैन बनेंगे और कंपनी के सभी मैटर्स की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह कहकर उन्होंने टेबल पर रखी रोजवुड सील और एक डॉक्यूमेंट उठाया। वह कांपते हुए खड़े हुए और मेरी तरफ बढ़ने लगे। सारे मीडिया कैमरों उस पल पर फोकस थे। सभी को लग रहा था कि यह पावर ट्रांसफर है, रिकंसिलिएशन की शुरुआत है। रुक जाइए, मैंने उन्हें रोक दिया। सभी लोग हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अपने ब्रीफ केस से डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक निकाला। फिर मैंने लिंजो को इशारा किया कि वह उन्हें वहां मौजूद हर शेयर होल्डर और रिपोर्टर में बांट दे।
यह अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब एक चीज देखें। दादाजी और जी यांग के हाथ में भी वह डॉक्यूमेंट पहुंच गया। जैसे ही उनकी नजर डॉक्यूमेंट के टाइटल पर गई, दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। डीएनए पेरेंटेज टेस्ट रिपोर्ट। ये इसे कैसे पता चला? इम्पॉसिबल! ये बात सिर्फ मुझे और इसके माँ बाप को पता थी। दादाजी के मन में डर और डिसबिलीफ की लहर दौड़ गई। डीएनए क्या भला है? ये करना क्या चाहता है? जी यांग के अंदर सिर्फ कंफ्यूजन और अनईजीनेस थी, लेकिन मैंने उन्हें संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। मैंने माइक्रोफोन उठाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जी परिवार में मुझे वापस लाने से पहले मैं एक ऐसा सच साफ करना चाहता हूं जिसे 20 सालों से छिपाया गया है। मैं जी परिवार का बच्चा नहीं हूं। मेरे हाथ में जो पहली रिपोर्ट है वह मेरी और मेरे तथाकथित माता पिता की डीएनए रिपोर्ट है। यह साबित करती है कि हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। और दूसरी फाइल वह बर्थ रिकॉर्ड है जिसे मैंने प्राइवेट चैनल्स के जरिए 20 साल पुराने A11 हॉस्पिटल से निकाला है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक आज से 20 साल पहले मिसेस जी ने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया था। वह बच्चा जी यांग था। मेरी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन वह कॉन्फ्रेंस रूम में फटे किसी मैसिव बॉम्ब जैसी थी। सारे शेयर होल्डर्स और रिपोर्टर्स शॉक्ड होकर मुझे देखने लगे। दादाजी कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाए खड़े थे, लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या मैं झूठे आरोप लगा रहा हूं? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा। इसका जवाब आप सबसे बेहतर जानते हैं। 20 साल पहले जी यांग कमजोर और बीमार था। आपको डर था कि वह बच नहीं पाएगा और जी परिवार का कोई हेयर नहीं बचेगा। इसलिए आप हॉस्पिटल से एक हेल्दी बच्चा उठा लाए और दुनिया के सामने ट्विंस होने की कहानी बना दी। सही कह रहा हूं ना? मैं वही बच्चा था जिसे आपने जी यांग के बैकअप और उसकी शैडो के रूप में 20 साल तक पाला। मैंने मेहनत से पढ़ाई की। मैंने खुद को तोड़कर काम किया। मैंने जी ग्रुप के लिए वैल्यू क्रिएट की, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को लगता रहे कि यह चेस पीस अभी काम की है। फिर मेरे 20वें बर्थडे पर जब आपको लगा कि जी यांग अब हेल्थी है और फैमिली बिजनेस संभाल सकता है, तब आपने मुझे एक झटके में बाहर फेंक दिया। क्या आपको लगा था कि मैं एक कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ वापस आऊंगा और आपको बचाऊंगा? मेरी हर बात दादाजी के दिल में उतरते ब्लेड जैसी थी। उनका चेहरा पहले सफेद हुआ, फिर लाल, फिर बैंगनी, और अचानक उन्होंने अपना सीना पकड़ा और पीछे की तरफ गिर गए। दादाजी! जी यांग चीखता हुआ उनकी तरफ भागा। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम केओस में बदल गया, लेकिन मैं बस ठंडे भाव से यह सब देखता रहा। मैं खड़ा हुआ और अपने सूट का कॉलर ठीक किया। सभी लोग शांत रहिए, यह बस एक धोखा था। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मेरी नजरें उन स्केयर्ड शेयर होल्डर्स पर घूमी। मैं आज यहां इस बर्बाद कंपनी को संभालने नहीं आया हूं, मैं इसे एक्वायर करने आया हूं। मेरी बात सुनकर वहां का केओस कुछ पलों के लिए रुक गया। एक बुजुर्ग शेयर होल्डर जो दादाजी के पुराने दोस्त थे खड़े हुए और मुझे गुस्से से बोलने लगे। जी यान, तुम कितने एहसान फरामोश हो। उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें 20 साल पाला, तुम उसे यही रिटर्न दे रहे हो? अंकल वांग रिटर्न? मैंने शांत स्वर में कहा। मैंने जी ग्रुप के लिए जितना प्रॉफिट बनाया है वह शायद मेरे 20 साल के खर्च से बहुत पहले ही ज्यादा हो चुका था। सिर्फ नेविगेशन प्लान ने ग्रुप को 10 बिलियन युआन से ज्यादा का नेट प्रॉफिट दिया था। क्या हम उसका हिसाब भी कर लें? और वैसे भी मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, मैं बस एक बिजनेसमैन हूं, और बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट और इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैंने लिन जो को इशारा किया। उसने एक और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबके बीच बांट दिए। यह चिंकी टेक्नोलॉजी की तरफ से जी ग्रुप को एक्वायर करने का ऑफिशियल ऑफर है। जी ग्रुप पर इस वक्त 20 बिलियन युआन का डेट है और कंपनी बैंक्रप्सी के किनारे खड़ी है। इसलिए हम सिर्फ 1 युआन की सिंबॉलिक प्राइस पर जी ग्रुप के 51% शेयर्स एक्वायर करने के लिए तैयार हैं, और उसके सारे डेट्स भी हम अपने ऊपर लेंगे। बदले में यहां मौजूद सभी शेयर होल्डर्स अपने जी ग्रुप शेयर्स, जो जल्द ही बेकार कागज बन जाएंगे, उन्हें शिंकी टेक्नोलॉजी के 0.1% ओरिजिनल शेयर्स से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये ऑफर सामने आते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम हिल गया। एक डेट में डूबी, लगभग खत्म हो चुकी कंपनी के शेयर्स के बदले 3 बिलियन युआन से ज्यादा वैल्यूएशन वाली और तेजी से ग्रो कर रही टेक कंपनी के ओरिजिनल शेयर्स मिल रहे थे। यह कोई नॉर्मल एक्विजिशन नहीं था, यह खुलेआम दिया गया गिफ्ट था। अभी कुछ देर पहले तक गुस्से से भरे अंकल वांग भी स्तब्ध रह गए। ऑफर पेपर पकड़ने वाला उनका हाथ हल्का कांपने लगा। वे सभी बिजनेसमैन थे और कोई भी पैसे के खिलाफ नहीं जाता। जी ग्रुप की हालत वे सबसे बेहतर जानते थे। बैंक्रप्सी सिर्फ टाइम की बात थी। मेरे ऑफर ने उन्हें क्लिफ के किनारे खड़े होने के बाद नोआज आर्क पर चढ़ने का मौका दिया था। मैं अग्री करता हूं। एक यंग शेयर होल्डर सबसे पहले खड़ा हुआ। जो होना होगा होगा। मैं अग्री करता हूं। पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। 5 मिनट से भी कम समय में जीआई परिवार के अपने शेयर्स को छोड़कर 40% से ज्यादा एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स ने मेरा एक्विजिशन ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा मैंने पहले ही सेकेंडरी मार्केट से चुपचाप शेयर्स खरीद रखे थे। इन सबको मिलाकर
अब मेरे पास जी ग्रुप के 51% से ज्यादा शेयर्स थे। एब्सोल्यूट कंट्रोलिंग पावर अब मेरे हाथ में थी। आज से जी ग्रुप पर नाम तो जी का ही रहेगा, लेकिन वह जी यांग वाला जी नहीं होगा, वह जी यान वाला जी होगा। एम्बुलेंस की आवाज धीरे धीरे पास आती गई। मेडिकल स्टाफ अंदर दौड़कर आया और बेहोश दादाजी को स्ट्रेचर पर डाल दिया। जी यांग खोया हुआ सा उनके पीछे चल पड़ा। मेरे पास से गुजरते वक्त वह अचानक रुक गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह मुझे घूरते हुए बोला, जियान, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। फिर मैंने उसके मन में उठ रही पागल चीख सुनी, इसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे जरूर मार डालूंगा। जी यांग, मैंने कहा, जिस दिन तुमने मुझे बेवकूफ समझा और मेरी 20 सालों की मेहनत को मजाक बना दिया, उसी दिन तुम्हारा यह एंड तय हो गया था। आज तुम जो कुछ खो रहे हो वह बस तुम्हारे अपने कर्मों का रिजल्ट है। दादाजी का ध्यान रखना। अब से तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस हर महीने फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। आखिर मैं भी कोई एहसान फरामोश इंसान नहीं हूं। मैंने जानबूझकर वही टोन अपनाई जिस टोन में वे कभी मुझ पर एहसान जताते थे। जी यांग गुस्से से कांपने लगा, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए एक भी शब्द नहीं था। आखिरकार वह बेबस और शर्मिंदा हालत में एम्बुलेंस के पीछे चला गया। कॉन्फ्रेंस रूम में शेयर होल्डर्स अब लाइन लगाकर लिंझो के साथ शेयर एक्सचेंज अग्रीमेंट्स साइन कर रहे थे। हर चेहरे पर उस इंसान जैसी खुशी थी जो मौत के मुंह से बचकर लौटा हो। मैं विशाल फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास गया। नीचे शहर की रोड्स पर एंडलेस ट्रैफिक चल रहा था, और उसे देखते हुए मुझे सिर्फ एक बात महसूस हुई, आज से मेरा एरा शुरू हो चुका था। दादाजी को स्ट्रोक आया था। डॉक्टर्स ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उसके बाद के इफेक्ट्स बहुत सिवियर थे। उनका मुंह और आंखें टेढ़े हो गए थे। वह साफ बोल भी नहीं पाते थे। अब वह हर दिन हॉस्पिटल बेड पर पड़े रहते थे। जी यांग उनके पास बैठा रहता। जिस दादाजी को वह कभी बेहद पावरफुल और अनस्टॉपेबल मानता था, उन्हें इस हालत में देखकर उसके अंदर सिर्फ हेट रह गई थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। जी ग्रुप के एक्विजिशन और लिक्विडेशन प्रोसेस के साथ उसके नाम पर मौजूद सारी प्रॉपर्टीज और एसेट्स फ्रीज करके सेटल कर दिए गए थे। अब वह एक ऐसा गिरा हुआ आदमी बन चुका था जिसकी हॉस्पिटल फीस भी मेरे दिए हुए पैसों से चलती थी। जी ग्रुप संभालने के बाद मैंने बड़े स्तर पर रिफॉर्म्स शुरू किए। सबसे पहला स्टेप था ले ऑफ्स। वे सारे रिलेटिव्स जो कनेक्शंस के दम पर कंपनी में घुसे थे और रोज बस टी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और वे सारे तथाकथित एक्सपर्ट्स जो जी यांग के पावर में रहते वक्त सिर्फ उसकी चमचागिरी करते थे, मैंने उन सबको कंपनी से निकाल दिया। कंपनी के अंदर शिकायतों की आवाजें उठने लगीं। ये हमारे जी परिवार के लोगों को साफ करने निकला है। डेरेक डिप्ट इंडिया जी ग्रुप को अपनी पर्सनल डिक्टेटरशिप बनाना चाहता है। वे बिल्कुल सही थे। मेरी कंपनी में निकम्मों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद मैंने शिंकी टेक्नोलॉजी की कोर टीम को जी ग्रुप के ओरिजिनल बिजनेसेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। किमिंग सिस्टम की टेक्निकल एडवांटेज की मदद से हमने बहुत जल्दी जी ग्रुप के पुराने होम अप्लायंस और रियल एस्टेट बिजनेसेस को फिर से रिवाइव कर दिया। हमने फुली इंटेलिजेंट लिविंग का नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, और जो इंडस्ट्रीज पुरानी पड़ चुकी थीं उनमें दोबारा जान आ गई। सिर्फ 6 महीनों में नए जी ग्रुप ने लॉसेस से निकलकर प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर चढ़ने लगा। वह अपने पुराने ऑल टाइम हाई से भी आगे निकल गया, और शिंकी टेक्नोलॉजी तथा नए जी ग्रुप के मर्जर ने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया जिसकी मार्केट वैल्यू 10 बिलियन युआन से भी ज्यादा थी। मैं, जी यान, उस एम्पायर का इकलौता किंग बन चुका था। एक दिन मैं अपने ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स हैंडल कर रहा था, तभी लिंजो ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। प्रेसिडेंट जी, मिस लियू नीचे हैं। वह कह रही हैं कि उन्हें आपसे हर हाल में मिलना है। मैंने सिर तक नहीं उठाया। उसे ऊपर भेज दो। कुछ मिनट बाद लियू रुयान मेरे ऑफिस में आ गई। वह पहले से काफी ज्यादा थकी और कमजोर लग रही थी। उसने जो शनेल सूट पहना था वह भी पिछले साल का पुराना डिजाइन था। वह मेरी डेस्क के सामने खड़ी थी, होंठ दबाए, पूरी तरह हेल्पलेस और पिटिफुल बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने आखिरी डॉक्यूमेंट साइन किया, तभी सिर उठाकर उसे देखा, ऐसे जैसे वह मेरे लिए कोई अजनबी हो। क्या बात है? उसने गहरी सांस ली। मैंने सुना है कि अंकल जी बीमार हैं। जी यांग भी अभी बहुत मुश्किल में है। आह यान, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में गुस्सा है, लेकिन उन्होंने तुम्हें 20 साल पाला है। पुराने रिश्ते की खातिर क्या तुम जी यांग को एक और मौका दे सकते हो? कंपनी में उसे कुछ भी काम दे दो, छोटा मोटा कुछ भी चलेगा। उसकी आवाज बहुत नरम थी। उसकी आंखों में सिंसेरिटी दिख रही थी। ऊपर से वह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी पुराने प्यार की चिंता करने वाली एक अच्छी इंसान हो, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वह बिल्कुल अलग था। जी यांग जैसा निकम्मा अब किसी काम का नहीं है। जी परिवार भी खत्म हो चुका है। अब जी यान ही असली पावरफुल इंसान है। मुझे इसे कसकर पकड़ना होगा। अगर मैं इनफ जेनरस और काइंड बनकर रहूं
तो यह ज़रूर हमारे पुराने रिश्ते को याद करेगा। आखिर आदमी लोग इसी चीज़ पर फिसलते हैं। एक बार मेरा और इसका पैचअप हो गया तो जी यांग की क्या औकात रह जाएगी। मैं चेयर की बैकरेस्ट से टिक गया और बड़े मज़े से उसका परफॉर्मेंस देखने लगा। लियू रुयान, तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझसे शर्त रखने की पोजीशन में हो? उसका चेहरा हल्का सफ़ेद पड़ गया। मैं बस इतना कह रही हूँ कि इंसान को दूसरे के लिए थोड़ा रास्ता छोड़ना चाहिए। रास्ता छोड़ना चाहिए? मैंने ठंडी आवाज़ में दोहराया। जब तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ़ समझकर कुचला था, तब मेरे लिए रास्ता छोड़ने का ख्याल क्यों नहीं आया? जब तुम जी यांग को टोस्ट दे रही थीं और चेयरमैन की वाइफ बनने का सपना देख रही थीं, तब हमारे पुराने रिश्ते का ख्याल क्यों नहीं आया? लियू रुयान के पास कोई जवाब नहीं था। और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता तुम आज यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहती हो। तुम इस 10 बिलियन युआन के एम्पायर की मालकिन बनना चाहती हो। मेरी आवाज़ तेज़ नहीं थी। फिर भी उसका पूरा शरीर कांप गया। इसे कैसे पता? इसे मेरे मन की हर बात इतनी साफ कैसे पता है? वह मुझे डर से देखने लगी, जैसे उसके सामने कोई मॉन्स्टर खड़ा हो। मैं आगे झुका और उसके कान के पास धीरे से कहा, अपनी यह छोटी और हंसने लायक चालबाजी अपने पास रखो। मेरे लिए तुम्हारी वैल्यू एक पुराने कपड़े से भी कम है। निकल जाओ और आगे से दोबारा मेरे सामने मत आना। लियू रुयान का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटी, फिर रोती हुई मेरे ऑफिस से बाहर भाग गई। ऐसे लोगों को दोबारा देखना भी मुझे अपना टाइम वेस्ट करना लगता था। लियू रुयान का चैप्टर खत्म होने के बाद मेरी जिंदगी फिर शांत हो गई। लेकिन जी यांग इतने आसानी से शांत बैठने वाला नहीं था। वह हर महीने मेरे द्वारा भेजे गए लिविंग एक्सपेंसेस लेता रहा और बाहर जाकर मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाने लगा। वह कहता था कि मैं एहसान फरामोश हूँ। मैंने बीमार अडॉप्टिव ग्रैंडफादर को छोड़ दिया। मैंने गंदे तरीकों से फैमिली बिजनेस छीन लिया। कुछ मीडिया आउटलेट्स को सच्चाई से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ व्यूज और अटेंशन चाहिए थे। इसलिए उन्होंने भी उसकी कहानी में मसाला डालकर रिपोर्ट्स चलानी शुरू कर दी। कुछ ही समय में बाहरी दुनिया की नज़रों में मैं एक मॉडर्न डे एहसान फरामोश विलेन बन गया। लिंझो गुस्से में एक न्यूज़पेपर मेरी डेस्क पर पटकते हुए बोला, प्रेसिडेंट जी, यह लोग हद पार कर रहे हैं। क्या हमें लीगल नोटिस भेजना चाहिए? नहीं। मैंने न्यूज़पेपर में छपी अपनी उस तस्वीर को देखा जिसमें मुझे चालाक, खतरनाक और निर्दयी दिखाया गया था। फिर मैंने सिर हिलाया। उसे हंगामा करने दो। जितना बड़ा हंगामा करना है करने दो। फिर मैंने जी यांग की इनर वॉइस सुनी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मामला जितना बड़ा बनेगा, उतना अच्छा होगा। सब लोग जी यान का असली चेहरा देखेंगे। मैं इसकी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगा। तब शेयर होल्डर्स जरूर इससे नाराज होंगे और मेरे पास कंपनी वापस लेने का मौका होगा। कितना बचकाना था वह। क्या उसे सच में लगता था कि पब्लिक ओपिनियन कैपिटल की ताकत हिला सकता है? मैंने उसे ऑनलाइन उछलने कूदने दिया। उसने पेड ट्रोल्स हायर किए और खुद को अपने छोटे भाई द्वारा सताया गया एक दुखी बड़े भाई की तरह प्रेजेंट किया। जब उसने पब्लिक ओपिनियन को सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुंचा दिया, तब मैंने देश की एक टॉप फाइनेंशियल मैगजीन को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मैंने अपने ऊपर लगे किसी भी आरोप का सीधे खंडन नहीं किया। मैंने बस बहुत शांति से अपनी डीएनए रिपोर्ट सामने रखी। मैंने बताया कि कैसे मुझे बैकअप बनाकर तैयार किया गया, कैसे मुझे सालों तक इस्तेमाल किया गया और फिर कैसे एक दिन आसानी से फेंक दिया गया। मैंने पूरा सच ज्यों का त्यों पब्लिक के सामने रख दिया। साथ ही मैंने वो फाइनेंशियल एविडेंस भी दिखाया कि जी यांग ने कंपनी संभालने के सिर्फ कुछ महीनों के भीतर एक के बाद एक बेवकूफ डिसीजंस लेकर कंपनी को 10 बिलियन युआन से ज्यादा का नुकसान कैसे पहुंचाया था। जब कोल्ड डेटा और ऐसे सबूत सामने आए जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता था, तो पब्लिक ओपिनियन एक पल में पलट गया। लोग पहले जियांग पर जितनी सिंपैथी दिखा रहे थे, अब उससे भी ज्यादा उसे हेट और डिस्पाइज करने लगे। वह एक ऐसा निकम्मा था जिसने किसी और की जगह पर कब्जा किया था और फिर उसी इंसान को बर्बाद करने की कोशिश की जिसने उसे बचाया था। उसे लाइफ में बेस्ट रिसोर्सेज मिले थे, फिर भी उसने अपने हाथ में आए सारे अच्छे कार्ड्स बर्बाद कर दिए। जी यांग पूरी तरह एक जोक बन चुका था। वह सड़क पर चलता तो लोग उसकी तरफ उंगली करके बातें करते। उसने जॉब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कंपनी उसे हायर करने को तैयार नहीं थी। समाज ने उसे पूरी तरह बाहर फेंक दिया था। मेंटल ब्रेकडाउन गरीबी से भी ज्यादा पेनफुल होता है। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि जी यांग पागल हो गया है। वह हर दिन एक ढीला और बेढंगा सूट पहनकर जी ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे घूमता रहता था। राह चलते लोगों को रोककर कहता कि वही वहां का असली चेयरमैन है। मैंने एक बार उसे अपनी कार से दूर से देखा। उसके बाल तेल से चिपके हुए थे, उसकी आंखें खाली थीं और उसके होंठ लगातार कुछ बड़बड़ा रहे थे। तुम भी चोर हो। मैं चेयरमैन हूँ। मैं ही चेयरमैन हूँ। मैंने कार की विंडो ऊपर की और बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां से चला गया। क्या वो बेचारा था? शायद। लेकिन उसके साथ जो भी हुआ वह उसने खुद कमाया था। जी यांग के पागल होने के बाद उसे साइकायाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया। जब दादाजी को यह खबर मिली तो उनका पहले से कमजोर शरीर पूरी तरह टूट गया। ज्यादा समय नहीं बीता, उन्होंने हॉस्पिटल में ही आखिरी सांस ले ली। मरने से पहले वह मुझसे एक बार मिलना चाहते थे और मैं गया। वह हॉस्पिटल बेड पर लेटे थे। इतने दुबले हो चुके थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। मुझे देखते ही उनकी धुंधली आंखों से दो आंसू बह निकले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा
और अपनी टूटी हुई आवाज़ में बार-बार बस 3 शब्द बोलते रहे, मुझे माफ़ कर दो। फिर मैंने उनके आखिरी इनर थॉट्स सुने, मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। अगर मैंने शुरुआत में तुम्हें चुना होता, तो जी परिवार इस हालत में कभी नहीं पहुँचता। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने अपने पूर्वजों के साथ भी गलत किया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस उन्हें चुपचाप देखता रहा, जब तक उनका हाथ मेरे हाथ से कमज़ोर होकर नीचे नहीं गिर गया। फिर मैंने उनकी आँखें बंद कर दीं। उनके जाने के साथ हमारे बीच के सारे हिसाब, सारा गुस्सा, सही और गलत की सारी बहस धीरे धीरे खत्म हो गई। मैंने उनके एडॉप्टिव सन के रूप में उनका फ्यूनरल अरेंज किया। फ्यूनरल वाले दिन ज्यादा लोग नहीं आए। जिन जी फैमिली रिलेटिव्स को मैंने कंपनी से निकाल दिया था, वे पहले ही मुझसे नफरत करने लगे थे, इसलिए उनका न आना तय था। लियू परिवार के लोग जरूर आए। लियू रोयान के पिता ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी एक ठंडी नजर ही उन्हें पीछे हटाने के लिए काफी थी। लियू रोयान भी आई थी। वह एक कोने में खड़ी थी, दूर से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशंस थे। वह पहले से और ज्यादा पतली हो गई थी। मैंने सुना था कि लियू परिवार किसी नए पावरफुल बैकर के साथ संबंध बनाने के लिए उसकी शादी एक ऐसे गंजे आदमी से कराना चाहता था जो उससे 20 साल से भी ज्यादा बड़ा था। लेकिन उसका फ्यूचर अब मुझसे कोई मतलब नहीं रखता था। फ्यूनरल के बाद मैं बहुत देर तक अकेला दादाजी की कब्र के सामने खड़ा रहा। हवा चल रही थी। चीड़ के पेड़ों से आती सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे वे कोई कहानी सुना रहे हों। मेरे 20 सालों की जिंदगी एक अजीब और बेतुके सपने जैसी थी। मुझे चुना गया, मुझे ट्रेन किया गया, मुझे छोड़ दिया गया, और फिर मैंने बिल्कुल आखिरी पल में कमबैक किया। अब आखिरकार सब कुछ शांत हो चुका था। मैं झुका और उनकी कब्र पर सफेद क्रिसैंथेमम्स का एक बुके रख दिया। अलविदा दादाजी, और अलविदा उस पुराने भोले जी यान को भी, जो मानता था कि अगर वह काफी मेहनत करेगा तो उसे सब कुछ मिल जाएगा। एक साल बाद जिनकी ग्रुप का हेडक्वार्टर्स इस शहर का नया लैंडमार्क बन चुका था। चेयरमैन के रूप में मैं टाइम मैगजीन के कवर पर छपा। मुझे भविष्य बदलने वाली ईस्टर्न पावर कहा गया। अब मेरे आसपास नए पार्टनर्स थे, नए दोस्त थे। लिंजो ग्रुप का सीईओ बन चुका था। अब वह खुद बड़े से बड़ा डिसीजन लेने और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के काबिल था। हमने साथ मिलकर अपने बिजनेस एम्पायर को दुनिया भर में एक्सपैंड कर दिया। कभी कभी मैं फिर भी अतीत के बारे में सोचता था, उस चमकदार बर्थडे बैंक्वेट के बारे में, जी यांग के घमंडी चेहरे के बारे में, लियू रुयान के शर्माते हुए टोस्ट के बारे में, और दादाजी की उस कॉम्प्लिकेटेड नजर के बारे में। वे सारे मोमेंट्स जिन्होंने कभी मुझे दर्द दिया था, गुस्से से भर दिया था, अंदर से तोड़ दिया था, अब बस बहुत दूर और धुंधले लगते थे। अब मुझे इस दुनिया को समझने के लिए किसी के इनर थॉट्स सुनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अब इतना पावरफुल हो चुका था कि अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल कर सकता था। मैं हर बुरी नीयत और हर छिपी हुई चाल को इग्नोर कर सकता था। मेरी वह स्पेशल एबिलिटी भी जैसे जैसे मेरा मन शांत होता गया, धीरे धीरे खत्म हो गई। शायद उसका एक ही मिशन था, उस निराशा भरी रात में मुझे सबका असली चेहरा दिखाना, ताकि मैं अपने बंधनों से निकल सकूं और एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ सकूं। एक दिन मैं एक चैरिटी बैंकेट में गया। वहां मेरी मुलाकात एक अनएक्सपेक्टेड इंसान से हुई। वह एक मिडिल एज्ड आदमी था, जिसका चेहरा मुझसे काफी मिलता जुलता था। वह एक छोटी टेक कंपनी का फाउंडर था। वह बहुत लो प्रोफाइल रहता था, लेकिन उसकी टेक्निकल स्किल्स बेहद सॉलिड थीं। उसने मुझे देखा और काफी देर तक वहीं ठहरा रहा। फिर वह थोड़ा नर्वस होकर खुद मेरे पास आया। उसने मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया। मैंने कार्ड लिया और उसका चेहरा गौर से देखा। तभी मेरे मन में एक शक पैदा हुआ। मैंने लिंझो को उसके बारे में जांच करने को कहा, और जो रिजल्ट आया उसने मेरे शक को सच साबित कर दिया। 21 साल पहले उसकी पत्नी ने ए सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल में एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन बच्चे के पैदा होते ही डॉक्टर्स ने उसे सिवियर कंजेनिटल हार्ट डिजीज डायग्नोज कर दिया था। हॉस्पिटल ने कहा था कि शायद वह 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। वह दोनों पति पत्नी टूट गए थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वे ट्रीटमेंट का भारी खर्च नहीं उठा सकते थे। बच्चे के जन्म के तीसरे दिन उन्हें बताया गया कि उनका बच्चा मर गया है। हॉस्पिटल ने डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था, और वह दिन ठीक मेरे जी परिवार द्वारा अडॉप्ट किए जाने से एक दिन पहले का था। अब सारे पीसेस जुड़ चुके थे। मैं वही बच्चा था जिसे मर जाना चाहिए था। जी परिवार ने अपनी पावर और पैसे का इस्तेमाल करके मेरी फेक डेथ करवाई थी। उन्होंने मेरा इलाज करवाया, फिर मुझे जी परिवार में लाकर जी यांग का बैकअप बना दिया। मैंने कुछ दूरी पर खड़े जियांग वेनहाई को देखा। वह लोगों के साथ बड़े एंथुजियाज्म से टेक्नोलॉजी पर बातें कर रहा था। मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग्स उठ रही थीं। उसे नहीं पता था कि उसका वह बेटा, जिसे वह मरा हुआ मान चुका है, अभी भी जिंदा है, और आज वह वैसा इंसान बन चुका है जिसकी वह शायद जिंदगी भर कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं उसके पास जाकर अपनी पहचान बताने नहीं गया। जो बीत चुका था वह बीत चुका था। उस सच को जबरदस्ती खोलना शायद हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बजाय मैंने लिनजो को कहा कि वह ग्रुप की तरफ से उसकी कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करे। हमने उसकी टीम को टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद की।
मैंने इसे उस फादरली लव के लिए अपनी छोटी सी वापसी माना, जो मुझ तक 20 साल देर से पहुंची थी। चैरिटी बैंकेट खत्म होने के बाद मैं होटल से बाहर निकला। शहर की रात की रोशनी बेहद चमकदार थी। मैंने सिर उठाकर आसमान में फैले अनगिनत सितारों को देखा। अब से मेरी जिंदगी में कोई बंधन नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा। सिर्फ मैं रहूंगा और वह अनंत रोशनी वाला फ्यूचर जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है।